नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मोदी कैबिनेट विस्तार पूरा हो चुका है। इस विस्तार में 43 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। कैबिनेट विस्तार के लिए शपथ ग्रहण का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में हुआ। मंत्रियों ने इस क्रम में शपथ ली। सबसे पहले नारायण राणे और उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस, किरण रिजिजू ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद कुल मिलाकर 43 मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार में जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं का प्रमोशन भी किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यूपी से मंत्रिमंडल विस्तार में 7 चेहरों को शामिल किया गया। बीजेपी की सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया सिंह पटेल को फिर से राज्य मंत्री बनाया गया। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, संतोष गंगवार, सदानंद गौड़ा, बाबुल सुप्रियो जैसे चिर परिचित चेहरों की भी कैबिनेट से विदाई हो गई। इसके अलावा देवाश्री चौधरी, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया, राव साहब दानवे पाटिल और प्रताप चंद्र सारंगी की भी कैबिनेट से विदाई हुई। जबकि थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया, उनकी भी मंत्रिमंडल से विदाई हो गई। पश्चिम बंगाल से आने वाले बाबुल सुप्रियो को मंत्री पद से हटाया गया है। इसको लेकर उन्होंने खुद फेसबुक पर पोस्ट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बाबुल ने कहा कि वो अपने लिए तो दुखी हैं, लेकिन जिन अन्य लोगों को पद दिया जा रहा है उनके लिए खुश हैं। पश्चिम बंगाल से आने वाले सांसद बाबुल सुप्रियो और देवाश्री चौधरी को मोदी कैबिनेट से हटाए जाने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तंज कसा है। ममता ने पूछा है कि अचानक बाबुल और देवाश्री बीजेपी के लिए खराब हो गए हैं क्या? मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों की विदाई के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि जिस महामारी का प्रबंधन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से किया जा रहा है, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री स्वयं हैं। क्या वो भी अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की जिम्मेदारी लेंगे, इस्तीफा देंगे, या अकेले स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना अपना पल्ला झाड़ लेंगे? सुरजेवाला ने कहा कि खराबी इंजन में है और बदले डिब्बे जा रहे हैं। यही तो है दुर्दशा जीवी मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की सच्चाई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक के बाद एक ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं है, ये देश के लिए नहीं बल्कि अपने अपने दलों के हित साधने का साधन मात्र है। पर देश को बेहाली बदहाली की कगार पर ला खड़े करने और कोरोना महामारी में जिम्मेवारी से मुंह मोड़ने पर मोदी जी की परफॉर्मेंस का हिसाब कब होगा? सुरजेवाला ने कहा कि यह मंत्रिमंडल का नहीं, सत्ता की भूख का विस्तार हो रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस चीफ रह चुके कृपाशंकर सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए। बृहन-मुंबई नगरपालिका चुनाव से पहले उनका बीजेपी में जाना अहम माना जा रहा है। कृपाशंकर ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। मानवाधिकार व सामाजिक कार्यकर्ता स्टैन स्वामी की मौत के बाद अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिससे मोदी सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं। एक अमेरिकी फॉरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आदिवासियों के लिए काम करने वाले सुरेंद्र गाडलिंग के कंप्यूटर में वायरस के माध्यम से उन दस्तावेजों को डाला गया था जिनके आधार पर उनको आरोपी बनाया गया। स्टैन स्वामी की तरह ही सुरेंद्र गाडलिंग को भी प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी ग्रुप से संबंधित रखने के आरोप में सख्त आतंकवादी विरोधी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अभी तक इसकी जांच नहीं कराई गई है कि क्या स्टैन स्वामी के कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही किया गया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि उनके साथ भी ऐसा ही किया गया होगा। रिपोर्ट में इसके कुछ सुराग मिले हैं। स्टैन स्वामी, सुरेंद्र गाडलिंग और रोना विल्सन उन 16 आरोपियों में से एक हैं जिन्हें भीमा कोरेगांव के मामले में आरोपी बनाया गया है। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से जस्टिस कौशिक चंद ने खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने इसके साथ ही याचिका दायर करने वाली ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। जस्टिस चंद का कहना है कि याचिकाकर्ता ने उन्हें बदनाम करने की नीयत से आरोप लगाए थे। जस्टिस चंद ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए उन पर आरोप लगाए गए, उससे विवाद हुआ, इसलिए वे इस मामले से हट रहे हैं। जस्टिस चंद ने कहा कि मैं खुद को ये समझाने में असमर्थ हूं कि यहाँ पर हितों का टकराव है। उन्होंने कहा कि मेरा इस मामले को सुनने के लिए कोई व्यक्तिगत झुकाव नहीं है और ना ही मुझे इस मामले की सुनवाई करने में कोई संकोच है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि वे इसलिए हट रहे हैं क्योंकि इस आरोप की वजह से विवाद खड़ा हो गया है। दुखद खबर है कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है।
वह 98 साल के थे। मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में अभिनेता का इलाज करने वाले डॉक्टर जलील पारकर ने उनके निधन की जानकारी दी। वह पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों उम्र संबंधी परेशानियां हुई थीं, उन्हें आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इस बीच तबीयत सुधरने पर अभिनेता को सोमवार को आईसीयू वार्ड से निकाल देने की बात कही गई थी। हालांकि बाद में उनकी तबीयत बिगड़ती गई। दिलीप कुमार पिछले कुछ वर्षों से किडनी की बीमारी से लेकर निमोनिया तक की बीमारियों से जूझ रहे थे। दिलीप कुमार के परिवार में उनकी पत्नी सायरा बानो हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 16 वर्षीय नाबालिग से 8 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि नाबालिग को कई दिनों तक बंधक भी बनाकर रखा गया। यह दुष्कर्म उससे इस बात का बदला लेने के लिए किया गया कि उसका भाई गांव के ही परिवार की एक लड़की के साथ भाग गया था। इसके बाद लड़की के परिवार वालों ने नाबालिग के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक घर छोड़कर गई लड़की के पिता, भाई और कई चाचाओं ने नाबालिग से बलात्कार किया और उसके माता पिता बेबस होकर देखते रहे। जिले के एएसपी विद्यासागर मिश्रा ने टीवाई को बताया कि जब लड़की घर लौटी और उसने अपने साथ हुई आपबीती को बयां किया तो हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष ढंग से जांच की जा रही है और अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।